नमस्कार मित्रों, आज की क्लास अपने संख्या पद्धति प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है। उसमें कुछ प्रश्न आज हल करेंगे। पहला प्रश्न, 632 माइनस 3a8 बराबर 244 हो तो a का मान क्या? बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। संख्या में से संख्या घटाई है, कौन सी घटाने से 244 आएगा, या तो ये पता कर लो 632 में से 244 घटा लो, संख्या आ जाएगी, बीच वाला अंक आ जाएगा। या फिर आप घटा के भी देख सकते हैं कि कौन सा अंक यहाँ पर आएगा। ये 632, ये 3a8 और ये घटाएं तब आया है 244। ये अब ये इधर से एक हासिल लेंगे, 12 में से 8 गया 4, एक हासिल चला गया 2, और 2 में से कितना घटाएंगे कि 4 आएगा। 2 में से कितना घटाएंगे, 4 आएगा नहीं, इसलिए इधर से हासिल लेंगे 12, और 12 में से यदि कुछ घटाते हैं और 4 बचता, मतलब कितना घटाया जा रहा है, a बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कि 12 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 6 में से एक हासिल चला गया 3, पीछे बचेंगे 5, और 5 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो a का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। a बराबर 8 ही अपना उत्तर। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न, खास कोई इसमें ऐसे हार्ड प्रश्न नहीं है। आप सीधा कर सकते हैं, संख्या में से ये घटा लो, 632 में से 244 घटा लो, और जो संख्या आएगी उसमें बीच वाला अंक पूछा गया है, बीच वाला अंक देख लीजिए कौन सा होगा, 8 होगा, 388 होगा। 388 244 जोड़ेंगे तो 632 होंगे। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, a और b विषम संख्या है तो निम्न में से कौन सी एक सम है। दो विषम संख्याएं दे रखी a और b, और उनकी कोई कैलकुलेशन से आपको एक सम संख्या बनानी है। अब देखिए सम संख्या कैसे बनेगी। ये विषम संख्या प्लस ये विषम संख्या, विषम प्लस विषम, और ये विषम गुणा विषम। अब आपने सम विषम पढ़ा था कि विषम संख्याओं का गुणा हमेशा विषम संख्या होता है, और 3 विषम संख्याएं जोड़ेंगे तो उत्तर कैसा आएगा, विषम संख्या आएगी। ये विषम होगा, 2 विषम संख्याओं का गुणा विषम होगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें इस तरह से आपको समझ में नहीं आए, 2 उदाहरण ले लो। सबसे सरल तरीका ये रहता है कि आप a और b का मान लीजिए, 2 विषम संख्या मान लीजिए 1 और 3, और फिर ये संक्रियाएं करो और कौन से का उत्तर सम संख्या आ रहा है। आप उस तरीके से कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये विषम संख्या a का मान 1, b का मान 3 प्लस 1 गुणा 3, 3 1 4 प्लस 3 गुणा 1 3, 4 3 7, 7 विषम संख्या, मतलब ये अपना उत्तर नहीं। दो विषम संख्याओं में से एक विषम संख्या घटाएंगे तो भी विषम संख्या बचेगी। ये 1 प्लस 3 माइनस 1 बराबर 3 विषम संख्या है। ये 1 प्लस 3 प्लस 1, 3 1 4 1 5 विषम संख्या है। ये 1 प्लस 3 प्लस 2 गुणा 1 गुणा 3। अब इसको हल करेंगे तो 3 1 4 प्लस 3 गुणा 2 6, 6 4 कितने हुए 10, और 10 कैसी संख्या है, सम संख्या। सबसे सरल तरीका यह रहता है कि आप संख्या मान लो, a और b की जगह कोई संख्या विषम संख्या छोटी से छोटी मान लीजिए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। संख्या मान ली और पता कर लिया कौन सी सम संख्या आ रही है, 4 नंबर ऑप्शन में सम संख्या आ रही है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये विषम संख्या है और विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम। फिर सम संख्या का विषम संख्या से गुणा क्या होता है, सम संख्या। सम संख्या का कोई भी यदि विषम संख्या से गुणा होता है तो संख्या क्या आएगी, सम आएगी। तो ये दो सम संख्या है और इसका विषम संख्याओं से गुणा भी सम हो जाएगा, और सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो भी क्या आएगी, सम संख्या आएगी। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। ये सरल तरीका है कि संख्या मान के कर लीजिए। तीसरा प्रश्न, 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं 2 व 3 दोनों से विभाज्य है। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए 3 अंकीय संख्याएं होती कौन सी है, और उसमें से कौन सी संख्याएं जो 2 व 3 दोनों से विभाज्य। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि 2 व 3 दोनों से भाज्य का मतलब संख्या कैसी होनी चाहिए, 6 से भाज्य होनी चाहिए। मतलब जिसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए, मतलब संख्या में किसका भाग जाना चाहिए, 6 का।
तो अब यहाँ पर जो संख्या होगी वो किसकी गुणज होगी? छक की गुणज होगी। अब आपको ये पता करना 3 अंकों वाली संख्याओं में छक के कितने गुणज आते हैं। कैसी संख्याओं में? 3 अंकों वाली संख्या में किसके गुणज लेने? छक के। 2 और 3 दोनों से विभाज्य का मतलब 2 और 3 दोनों का भाग देने वाली संख्या का मतलब 6 का भाग देने वाली संख्या। और 6 से भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है वो आपको पता करनी है, और ये संख्या 3 अंकों वाली सारी लेनी। तो 3 अंकों वाली संख्याएं कौन सी होती है? तो 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से शुरू करके 999 तक होती है। ये 3 अंकों वाली संख्या है। अब आपको सबसे पहले ये पता करना है कि 100 के बाद किस संख्या में 6 का भाग जाएगा, और 999 से पहले किस संख्या में 6 का भाग जाएगा। तो इसके लिए अपन 100 और 999 में 6 का भाग देते हैं। 100 में 6 का भाग, 6 एकम 6, 4 शेष ये 0, उसके बाद 6 छक्के 36, कितने बचेंगे शेष? 4 शेष है, मतलब 2 और जोड़ दो, मतलब 102 भाग जाएगा। ये 16वां गुणज है, 17वां गुणज लेंगे। 16वां गुणज होता है 96 और 17वां गुणज होगा 102। 17 छक्के 102, ये 6 का कौन सा गुणज है? 17वां। अब लास्ट पता करना है, तो इसमें 999 में 6 का भाग दे दो, ये 999 और इसमें 6 का भाग। 6 एकम 6, 9 में से 6 जाएंगे 3, 6 छक्के 36, उसके बाद 3 शेष, और ये 9 और ये 6 छक्के 36, 3 शेष। 3 घटा लीजिए, 999 मतलब 996। ये 996 6 का गुणज होगा। कौन सा गुणज होगा? 166वां। 166 गुणा 6, 166वां गुणज है, और ये 70वां गुणज। अब आपको यह पता करना है कि 70वें गुणज से लेकर 166वें गुणज तक कुल कितनी संख्याएं आई। तो आप 166 में से कितना घटा लेंगे? 17 से पहले कौन सा गुणज? 16वां। 16 घटा लीजिए। 166 में से कितना घटाएंगे? 16 घटाएंगे। 17 से पहले 16वां गुणज है जो आपको नहीं लेना था, मतलब 16 गुणज इसमें नहीं लेना है। 166 टोटल गुणज हुए, उसमें से 16 गुणज नहीं लेना है। 16 घटा लीजिए, शेष बचेंगे 150। तो कितनी संख्याएं होगी? 150 संख्याएं। 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं 2 व 3 दोनों से भाज्य हैं? कितनी होगी? 150 संख्याएं होगी। 150 संख्याएं ऐसी है जो 3 अंकों की है, जिसमें 6 का भी भाग जाता है, सॉरी 2 का भाग जाता है, 3 का भी जाता है, मतलब 6 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 150। अगला, x का वह मान जिसके लिए x प्लस 1 और x प्लस 3 सभी अभाज्य संख्या हो। तो ये आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन से ही देख लो भाई। पहली संख्या x अभाज्य संख्या आनी चाहिए, तो ये x अभाज्य संख्या नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं। 2 ऑप्शन सीधे सीधे कट गए भाई। 0 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 अभाज्य संख्या है नहीं, 101 अभाज्य संख्या है, 2 ये भी अभाज्य संख्या है। अब दोनों में से पता करना, तो यहां से पता करिए कि 2, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5। बिल्कुल तीनों अभाज्य संख्याएं आ रही है, करेक्ट। ये x प्लस 1 और ये x प्लस 3। ये x का मान यदि 2 रखते हैं तो x 2, x प्लस 1 3 और x प्लस 3 5, और ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। बिल्कुल अभाज्य संख्याएं हो रही है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x का मान कितना है? 2 है। x के 2 मान के लिए x प्लस 1, x प्लस 3 तीनों अभाज्य संख्या होगी। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है। अगला, किस संख्या को स्वयं में 10 बार जोड़ने पर 264 प्राप्त होता है? कोई संख्या है और उसमें स्वयं को, मतलब उसी संख्या को कितनी बार जोड़ना है? 10 बार जोड़ना, मतलब संख्या टोटल कितनी बार जुड़ी? 1 बार। एक संख्या और प्लस इसमें 10 बार संख्या और जुड़ी थी, कि ये संख्या प्लस संख्या प्लस संख्या कितनी बार? 10 बार। 10 बार ये जोड़ना है। एक संख्या खुद कुल संख्या कितनी बार जुड़ रही है? 11 बार जुड़ रही है। मतलब एक ही संख्या को कितनी बार जोड़ रहे हैं? 11 बार जोड़ रहे हैं भाई। जैसे कि ये 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यदि 2 को 4 बार जोड़ते हैं तो आप 2 को 4 से गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। कि 2 4 बार जोड़ते हैं या 4 से गुणा करते हैं, सेम उत्तर आएगा। मतलब ऐसी संख्या जैसे कोई 7 है,
7 को आप 3 बार जोड़ो या 7 का 3 से गुणा करो, सेम उत्तर आएगा। मतलब संख्या जितनी बार जोड़ रहे हो उससे गुणा कर लो। तो ये संख्या 10 बार ये जोड़ रहे हैं, एक ये कुल कितनी बार जोड़ रही है 11, और मतलब संख्या का 11 से गुणा कर, ये इसका योगफल आ जाएगा। संख्या का किससे गुणा होगा 11 से, और बराबर कितना रखना 264। संख्या कितनी होगी 11 का भाग देते, संख्या बराबर 264 में 11 का भाग देना है। 11 गुणा 2 22, 22 के बाद 4 से 11 चौके 44, संख्या क्या होगी 24। 24 में यदि 24 10 बार जोड़ा जाता है तो कितना आएगा 264 आएगा। संख्या में संख्या स्वयं को 10 बार जोड़ा जाता है, 10 बार ये जोड़ना, एक संख्या खुद जुड़ी हुई, कुल मिला के संख्या 11 बार जुड़ी, मतलब संख्या को 11 से गुणा करना। संख्या का 11 से गुणा 264 है, संख्या क्या होगी 11 का भाग दे दो, गुणा की संख्या का पक्षांतरण भाग, संख्या आ जाएगी 264 में 11 का भाग कितनी बार 24 बार। ये संख्या कौन सी है 24 है, और इसमें 10 बार 24 और जोड़ते हैं, 10 बार मतलब 239 और जुड़ेंगे, 240 और 24 264 हो जाएंगे। ये इसका उत्तर था 24। अगला 3 से विभाजित संख्याओं के अलावा 1 से 99 की गणना, 1 से 99 तक की गणना में 5 का अंक कितनी बार आएगा। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, इसके लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है, लिख के ही पता करना है। 3 से विभाजित संख्याओं के अलावा 1 से 99 तक की गणना में 5 अंक हैं, जो 5 वो कितनी बार आएगा। तो सबसे पहले 5 आएगा, उसके बाद 15, 3 से विभाजित नहीं लेना इसको, 15 के बाद में 5 आएगा 25 में, 25 के बाद में आएगा 35 में, 35 के बाद 45 नहीं लेना, 45 के बाद में आएगा 50, फिर 51 में आता नहीं लेना, 52, 53, 54 नहीं लेना क्योंकि 3 का भाग जा रहा है, फिर 55, 56, 57, 19 के 57 भाग जा रहा है नहीं लेना, 58, 59, उसके बाद 65, उसके बाद 75 नहीं लेना, 3 का भाग जाएगा, 75 के बाद 85, 85 के बाद 95, ये 5 आएगा। 1 से 99 तक की गिनती में 5 कितनी बार आया काउंट करना। जो 3 से भाज्य संख्या है उनको नहीं लेना। 3 से विभाज्य संख्याओं के अलावा 3 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, 15 नहीं लेनी, 45 नहीं लेनी, 51, 54, 57, 75, ये 3 से भाज्य संख्याएं थी। बाकी संख्याओं में 3 का भाग नहीं जा रहा है। बाकी संख्याओं में 5 कितनी बार आया काउंट कर लीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 55 में 2 बार 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13 और 14, 5 कितनी बार है 14 बार है। ये वापस काउंट कर लीजिए, 1, 2, ये 3, 1, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 1 ये 14। तो 3 से विभाज्य संख्याओं के अलावा 5 अंक 1 से 99 तक की गिनती में कितनी बार आएगा 14 बार आएगा। तो इस प्रश्न का ऐसा कोई तरीका कुछ है नहीं, मतलब ऐसे काउंट कर लीजिए 5 का अंक जो कितनी बार आया, टोटल 5 का अंक कितनी बार आता है, उसमें से 3 से विभाज्य संख्याएं कौन सी आएगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। टोटल 5 का अंक कितनी बार आता है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक लाइन में 1 आता है तो 10 लाइनों में जैसे 10 आएंगे, उसके अलावा एक जो लाइन एक्स्ट्रा होगी 50 वाली, उसमें और आता है 10 बार, तो 10 में 10 कितना हो जाता है, जैसे 20 हो जाता है। तो ऐसे पता करना पड़ेगा, या फिर ये है कि सारी लिख लो, सीधे के 5 लिखने की जरूरत नहीं है, गिन लीजिए भी 5, 5 के बाद 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45 नहीं लेना, फिर 50, 51 नहीं लेना, 52, 53, 54 नहीं लेना, 55 में 2, उसके बाद 56, 57, 58 और 59, 57 नहीं लेना था, 59 लेना था, और उसके बाद 65, 85, 95 लेके गिन लीजिए कितने होंगे 14 होंगे। आसान सा प्रश्न है, आप कर सकते हैं। अगला n का न्यूनतम मान जिसके लिए 2n+1 एक रूढ़ संख्या, 2n+1 रूढ़ संख्या। अब थोड़ी सी समस्या यह आती है, रूढ़ संख्या क्या है। रूढ़ संख्या मतलब वर्गमूल वाला मतलब नहीं है इसका। रूढ़ संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या को कहते हैं। रूढ़ संख्या का मतलब है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में पढ़ा भी था, प्राइम नंबर रूढ़ संख्या।
अब n का कौन सा मान जिसके लिए 2n+1 एक रूट संख्या, 2n+1 करो, इसमें 2 n का मान रखना 3 + 1 2 3 6 1 7, रूट संख्या नहीं आना चाहिए, 7 तो आ रहा है। दूसरे में 2 × 4 + 1 4 2 8 1 9, ये नहीं आ रहा। ये 2 × 5 + 1 5 2 10 1 11, ये आ रहा है। और ये 2 × 6 12 1 ये 13, ये आ रहा है। तो 3 में अभाज्य संख्या आ रही है, 1 में अभाज्य संख्या नहीं आ रही, तो अपना उत्तर कौन सा होगा? 4। ये अभाज्य संख्या नहीं आई, एक रूढ़ संख्या नहीं है। रूढ़ संख्या कौन सी नहीं है? 9 नहीं है, मतलब इसका उत्तर क्या होगा? 4 होगा। n के किस मान के लिए रूढ़ संख्या नहीं है? 2n+1 4 के लिए 2n+1 करेंगे, 4 × 2 8 1 9 आ जाएगा, और 9 रूढ़ संख्या नहीं है, रूढ़ भाज्य संख्या, इसमें भाग जाता है। आसान सा प्रश्न है। अगला, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है तो संख्या निम्न में से किससे सर्वदा भाज्य होगी? एक कंडीशन सम से भाज्य, सम से भाज्य का मतलब 2 का भाग जाएगा, एक 9 से भाज्य, और 9 और 2 का भाज्य मतलब 9 × 2 किससे भाज्य होगी? 18 से भाज्य होगी। ये अपन वैसे भाजकता के नियम में पढ़ा था कि 18 का भाजकता का नियम ये होता है कि सम संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य, सम संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य, मतलब संख्या किससे भाज्य होगी? 18 से। सम संख्या का मतलब 2 और 9, 2 और 9 का गुणा क्या हो जाएगा? 18। तो इस प्रकार की संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी? 18 से भाज्य होगी। सम संख्या और उसके अंकों का योग 9 से भाज्य है। सम संख्या का मतलब 2 से भाज्य, अंकों का योग 9 से भाज्य मतलब 9 से भाज्य, और 2 और 9 का गुणा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। संख्या किससे भाज्य होगी? 18 से। अगला, किसी विषम संख्या की पूर्ववर्ती संख्या व परवर्ती संख्या का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य होता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के ऑप्शन है, किसी विषम संख्या की पूर्ववर्ती संख्या और उसकी परवर्ती संख्या। कोई भी आप विषम संख्या ले लीजिए, जैसे कि अपन 3 एक विषम संख्या ले लेते हैं, इससे पूर्ववर्ती संख्या 2 और इसकी परवर्ती संख्या 4। ये एक के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि इसके एक में वो पहले 0 आ जाता है, तो 0 का गुणनफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो इससे तो कोई डिवाइड होगा नहीं, इसलिए एक नहीं लेके 3 ले लिया गया। 3 एक विषम संख्या, इसकी पूर्ववर्ती संख्या 2, परवर्ती संख्या 4। पूर्ववर्ती का मतलब एक पहले का, परवर्ती का मतलब एक बाद का। 4 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। गुणनफल पूर्ववर्ती और परवर्ती का गुणनफल किससे विभाज्य होगा? 8 से विभाज्य। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 8। कोई भी विषम संख्या है उसकी पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य होगा? 8 से विभाज्य, क्योंकि इसमें से एक आएगा वो 2 का गुण जाएगा, एक आएगा वो 4 का गुण जाएगा। कोई भी विषम संख्या है उसके पहले और बाद की संख्या लेते हैं तो उसमें एक आएगा 2 का गुणज और एक आएगा 4 का गुणज, या तो पहले आएगा या बाद में आएगा, लेकिन आएगा। जैसे आप विषम संख्या 5 लेते तो इससे पहले आता 4 का गुणज और बाद में आता 2 का गुणज। 6 किसका गुणज? 2 का। ये 4 का 6 चौके 24 है, 24 में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा कितनी बार? 3 बार। तो कोई भी विषम संख्या होगी तो उसके पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य होगा? 8 से विभाज्य होगा, क्योंकि एक 2 का गुणज आएगा और एक 4 का गुणज आएगा। आसान प्रश्न है। प्रथम 2 त्रिकोणीय संख्याओं का योग कितना होगा? त्रिकोणीय संख्या तो पहले अपन ने पढ़ी नहीं। चलो समझिए त्रिकोणीय संख्या क्या है। त्रिकोणीय संख्या, त्रिकोणीय संख्या में प्रथम त्रिकोणीय संख्या, द्वितीय त्रिकोणीय संख्या, तृतीय त्रिकोणीय संख्या, चतुर्थ त्रिकोणीय संख्या, पांचवी त्रिकोणीय संख्या, इस प्रकार कितनी भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। प्रथम त्रिकोणीय संख्या होती है 1। द्वितीय त्रिकोणीय संख्या मतलब 1 + 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। पहली त्रिकोणीय संख्या 1 होगी और दूसरी त्रिकोणीय संख्या 3 होगी। तीसरी त्रिकोणीय संख्या 1 + 2 + 3, 3 संख्याओं का जोड़। पहली त्रिकोणीय संख्या 1, दूसरी संख्या 2 संख्याओं का योग, तीसरी संख्या 3 संख्याओं का योग, चौथी संख्या 4 संख्याओं का योग, ऐसे। तो ये 3 2 5 ने 1 6, 1 + 2 + 3 + 4, ये तो ये 4 3 7 2 9 ने 1 10। चतुर्थ त्रिकोणीय संख्या क्या होगी? 10 होगी। पहली त्रिकोणीय संख्या 1, दूसरी 3,
तीसरी 6 और चौथी 10। इस प्रकार आप और भी निकाल सकते हैं त्रिकोणीय संख्या कैसे किस प्रकार होती है। तो प्रथम दो त्रिकोणीय संख्या मतलब 1 और 3, पहली त्रिकोणीय संख्या 1, दूसरी 3 और इनका योग 3 और 1 4। इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। प्रथम दो त्रिकोणीय संख्याओं का योग कितना होगा? 4 होगा। ए तथा बी का योग क्या होगा? यदि संख्या 6x 2a 14b 45 से विभाजित हो परंतु 90 से नहीं, 45 से विभाजित है और 90 से विभाजित नहीं है। तो अब इसकी कंडीशन ये कि 90 से विभाजित नहीं है मतलब इसका जो इकाई अंक है वो 0 नहीं होगा। 90 का भाग नहीं जा रहा मतलब इकाई अंक क्या? 0 नहीं होगा। अब इकाई अंक 0 नहीं होगा और 45 का भाग देना है तो 5 का तो भाग जाना ही चाहिए। 45 का मतलब 9 और 5, 45 से विभाज्य का मतलब क्या हुआ? 9 से विभाज्य हो और किससे विभाज्य हो? 5 से, दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। 45 का भाग कौन सी संख्या में जाएगा? जिसमें 9 और 5 दोनों का जाता हो। 9 और 5 दोनों का भाग जाता हो तो सबसे पहले अपन प्रश्न करते हैं 5 का। 5 का भाग जाता हो मतलब इकाई अंक क्या होगा? 5 का भाग जाने की कंडीशन क्या होती है? इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 0 नहीं है इकाई अंक, क्योंकि इसमें 90 का भाग नहीं जा रहा है। 90 का भाग नहीं जा रहा है मतलब लास्ट अंक 0 तो है नहीं। लास्ट अंक 0 होगा तभी 90 का भाग जा सकता है, अन्यथा 90 का भाग तो नहीं जाएगा। जब लास्ट अंक इकाई अंक 0 नहीं है तो 90 का भाग जाने की कोई कंडीशन नहीं है। तो ये 0 से खत्म हो गया कि इसका इकाई अंक 0 नहीं होगा, मतलब इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। इकाई अंक क्या है? b बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। 6 6 2 1 4 5, b का मान आ गया। b का मान कितना है? 5। अब ये तो अपन ने चेक किया किसका? 5 का। अब बचा कौन सा है? 9। 9 का भी भाग जाएगा क्योंकि 45 का भाग जाएगा। अब 9 का भाग जाएगा, इसके लिए अंकों का योग किससे भाज्य होना चाहिए? 9 से। अंकों का योग करो। 6 6 12, 12 2 14, 14 10, ये 5 4 9 1 10, ये 10 है। 10 और 14, 10 और 14 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 24। अंकों का योग कितना हो रहा है? 24। इसके साथ में एक अंक और है, कौन सा? ए। 24 प्लस ए, और ये किससे भाज्य है? 9 से। मतलब 9 का भाग जाने वाली संख्या लिखनी है तो ए का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 24 प्लस ए बराबर 9 का भाग जाने वाली संख्या कौन सी? 27। 24 के बाद में किस संख्या में 9 का भाग जाएगा? तो किस में जाएगा? 27 में। तो ए बराबर 27 में से 24 घटा लीजिए, ए बराबर कितना आएगा? 3। ए बराबर 3 और बी बराबर 5। प्रश्न के अनुसार ए और बी का योग, तो 5 और 3 का योग कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 5 प्लस 3 बराबर 8। इस प्रश्न का उत्तर ए व बी का योग कितना होगा? तो ए और बी का योग कितना होगा? 8। आसान सा प्रश्न है। 45 का भाग जा रहा है मतलब 9 और 5 का भाग जाएगा। 90 का भाग नहीं जा रहा है मतलब इकाई अंक 0 नहीं। इकाई अंक 0 नहीं मतलब इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। फिक्स हो गया इकाई अंक 5। अब एक और ज्ञात करना, किससे पता करेंगे? 9 से। 9 की भाजकता का नियम, अंकों का योग 6 6 12 2 14 10, ये 24। 24 प्लस ए बराबर 9 से भाग जाने वाली संख्या 27। 24 में कितना जोड़ने से 9 का भाग जाएगा? 3 जोड़ने से। ये ए बराबर आ गया 3, बी बराबर आ गया 5। अंकों का योग 5 और 3 कितना हो गया? 8। यही पूछा था, ए और बी का योग कितना है? 8। अगला, यदि x प्लस 1 का व्युत्क्रम x माइनस 1 हो तो x का मान क्या? ये x प्लस 1 का व्युत्क्रम होगा 1/, ये होता है x माइनस 1। x प्लस 1 का व्युत्क्रम होगा 1/, x प्लस 1 होगा, लेकिन उसका मान जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? वैसे व्युत्क्रम ये होगा और इसका जो मान दे रखा है वो क्या दे रखा है? x माइनस 1। x प्लस 1 का व्युत्क्रम होगा 1/x प्लस 1, मतलब इसका उल्टा। व्युत्क्रम ऐसे होता है कि 2 का व्युत्क्रम
1/2। जो संख्या उसको 1 के बटे में लिखो व्युत्क्रम हो जाता है, तो x+1 का व्युत्क्रम होगा 1/x+1 और इसका मान व्युत्क्रम का मान दिया हुआ कितना x-1। तो ये है कि 1/x+1 के बराबर है x-1। तो इसका इधर गुणा कर दो, तो ये x+1 का गुणा है x-1 से और बराबर कितना है 1। ये वज्र गुणा हो जाएंगे, बराबर 1 हो जाएगा। ये a+b और a-b का सूत्र लगेगा। x+1 और x-1 का गुणा होता है a+b और a-b का सूत्र से a² माइनस b²। a+b और a-b का गुणा a² माइनस b²। a² माइनस b² इनका गुणा, तो ये गुणा हो जाएगा a मतलब x² माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बराबर 1। x² माइनस 1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, 1 ने 1 कितने हो जाएंगे 2। x² के बराबर 2 और x बराबर √2। वर्ग का पक्षांतरण वर्गमूल होता है और इधर आएगा तो ये √2 हो जाएगा। x का मान कितना है 2। बाकी ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप व्युत्क्रम याद करो, 1 का व्युत्क्रम लिखो, -2 का लिखो, 3 का लिखो, उतर आएगा नहीं क्योंकि 1 का व्युत्क्रम 1 होगा। और प्रश्न के अनुसार x+1 का व्युत्क्रम क्या है x-1 है। वैसी कंडीशन बननी चाहिए, कौन से आएगी तो उन किसी से भी नहीं आएगी, किससे आएगी एक इससे आएगी √2 से। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए x+1 का व्युत्क्रम 1/x+1 होगा और इसका मान दिया हुआ x-1। ये गुणा होंगे, गुणा होने के बाद x² -1 का पक्षांतरण +1, 1 ने 1 2, x² के बराबर 2 है तो x बराबर कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये PQR अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि PQR 13 मतलब ये सारे 13 से छोटे, 13 से छोटा R से छोटा Q से छोटा P, 3 क्रमवार संख्या जिनका मान 13 से छोटा हो। तो P + Q + R भी कितने प्रकार से अभाज्य संख्या होगी। तो सबसे पहले तो आप 13 से छोटी अभाज्य संख्या लिख लो जिनको अपन PQR लिख सकते हैं। 13 से छोटी 2 3 5 7 11, ये है ये अभाज्य संख्या। अब इनको जोड़ के अभाज्य संख्या बनानी और इस प्रकार के कितने युग्म होंगे। तो इसमें जोड़ के ये है कि 2 को किसी 2 विषम संख्याओं के जोड़ में यदि जोड़ते हैं, 2 विषम संख्या और उसके साथ में यदि एक सम संख्या, 2 विषम संख्याओं का जोड़ क्या हो जाता है सम संख्या, और उसके साथ में यदि सम संख्या जोड़ते हैं तो उत्तर क्या आएगा सम संख्या आएगा। मतलब 2 को शामिल करेंगे तो अभाज्य संख्या आने की कोई कंडीशन ही नहीं, क्योंकि 2 क्या है सम संख्या, और इसके साथ में 2 और विषम संख्याएं लेंगे तो विषम संख्याओं का योग 2 विषम का योग सम होता है, एक और सम जुड़ते ही सम रहेगी। तो इस 2 को लेना नहीं। अब बची 4 संख्या, इनको जोड़ के देख लो भाई। 3 + 5 + 7, 3 + 7 + 11 या 5 + 7 + 11 या 3 5 7 हो गया, 3 7 11 हो गया। देख लीजिए कौन सी विषम संख्या आ रही। 5 3 8 7 15 अभाज्य संख्या नहीं है। 11 7 18 3 21 अभाज्य संख्या नहीं है। 11 7 18 5 23 अभाज्य संख्या है। अब आप इसमें 3 5 11 1 ये भी चेक कर लीजिए। 3 5 11, 11 5 16, 16 3 19 ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो ये 2 अभाज्य संख्याएं आ रही है P + Q + R से। P + Q + R भी कितने प्रकार से अभाज्य संख्या होगा, तो ये 2 प्रकार से अभाज्य संख्याएं हो रही। सारी संख्याएं आपस में जोड़ के देख ली है, 2 प्रकार से ये संख्याएं क्या हो रही है अभाज्य संख्याएं हो रही है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कौन कौन से 2, एक 5 7 11 और एक 3 5 11। 5 7 11 23 हो रहा, 3 5 11 19 हो रहा। 11 5 16 और 16 3 19, 11 7 18, 18 5 23 और ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं आई। तो कितने प्रकार से 2 प्रकार से, 2 प्रकार से अभाज्य संख्या होगी। कौन कौन से 2 है, ये रहे 2 लिख लीजिए। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है कई बार। तो इस प्रकार के प्रश्न में दिमाग लगाना होता है, कौन कौन सी संख्याएं है, किसको जोड़ने से बनेगा, किसको जोड़ने से नहीं बनेगा। अब इसमें यदि दो को साथ में जोड़ना होता तो काफी ज्यादा योग बनते, लेकिन दो वाला पहले ही समझ लीजिए भाई एक दो सम संख्या और उसके साथ दो विषम संख्याएं जोड़ेंगे। दो विषम संख्याओं के साथ एक सम संख्या का जोड़ हमेशा सम संख्या था, और सम संख्या अभाज्य संख्या होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। सम संख्या एकमात्र अभाज्य संख्या कौन सी, दो है, उसके बाद सम संख्या अभाज्य नहीं है, तो दो काट दीजिए, दो आएगा ही नहीं कहीं। ये 3, 5, 7, 11 में से 3 जोड़ के अभाज्य संख्या लानी है, तो ये 2 बन रही है। कौन कौन सी बन रही है, तो रह जाएगा 2। अगला, प्रथम x प्राकृत संख्याओं के योग व प्रथम x पूर्ण संख्याओं के योग का अंतर कितना। प्रथम x प्राकृत संख्याओं का योग और प्रथम x पूर्ण संख्याओं के योग का अंतर क्या होगा। इस प्रश्न को एक उदाहरण से समझते हैं। प्रथम 5 प्राकृत का योग और प्रथम 5 पूर्ण का योग। यदि अपन प्रथम 5 प्राकृत का योग करते हैं तो ये होगी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और प्रथम 5 पूर्ण का करते हैं तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4। अंतर आपको आ गया समझ में, सीधा सीधा किसका अंतर है, 5 का अंतर। 5 संख्या है तो 5 का अंतर आएगा, क्योंकि ये 5 जुड़ेगा नहीं, इसमें 5 नहीं जुड़ेगा। पूर्ण संख्या में 5 नहीं जुड़ेगा, क्योंकि क्या जुड़ेगा, 0 जुड़ेगा, और प्राकृत संख्या में 5 जुड़ेगा। तो अब अंतर किसका आ रहा है, केवल और केवल किसका आ रहा है, संख्या का। जो संख्या मतलब जितनी संख्या जोड़ेंगे उतना ही अंतर आएगा। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में शुरुआत से जितनी संख्याएं जोड़ेंगे उतना अंतर आएगा। 5 संख्याएं जोड़ेंगे तो 5 अंतर आएगा, 10 संख्याएं जोड़ेंगे तो 10 अंतर आएगा, 50 संख्याएं जोड़ेंगे तो 50 का अंतर आएगा। मतलब यहाँ पर संख्याएं कितनी थी, x, तो अंतर कितना आएगा, x का अंतर आएगा। ये इसका उत्तर x। जितनी प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं जोड़ेंगे तो अंतर भी उतना ही आएगा। 10 संख्याओं की जोड़ है तो 10 अंतर आएगा, 50 संख्याओं की जोड़ है तो 50 अंतर आएगा, क्योंकि 50 प्राकृत में जुड़ेगा, पूर्ण में 50 जुड़ेगा नहीं, तो 50 का डिफरेंस, मतलब जो संख्या जोड़ रहे हैं उसका ये अंतर आएगा। तो ये संख्या x संख्याएं जोड़ रहे हैं तो अंतर कितना आएगा, x आएगा। काफी अच्छे लॉजिक के प्रश्न है। फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 प्लस, ये तो अपन पहले वैसे पढ़ चुके हैं। 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, शेषफल पर में अपने इस प्रकार के प्रश्न पढ़ लिए थे। ये फैक्टोरियल क्या होता है आपको बताया था। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 × 2 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 × 2 × 3 बराबर 3 का 2 से गुणा 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4, 6 चौके ये होता है 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5, और 24 का 5 से गुणा 120। इस प्रकार अगला फैक्टोरियल 6 का मान, इससे 6 से 12 72 720 होगा। इस प्रकार आगे चलेगा फैक्टोरियल का मान। अब ये लास्ट में कितना होता है, फैक्टोरियल के प्रश्न में लास्ट देखना ही नहीं होता है कि लास्ट कहां तक जाएगा, कोई लेना देना ही नहीं। फैक्टोरियल के प्रश्न में इस लास्ट संख्या का लेना देना होता ही नहीं, कितनी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको केवल शुरुआत से ही देखना होता है। अब आपको ये देखना था कि भाग किसका देना है, 15 का। तो इनमें से वो संख्या पता कर लीजिए जहां से 15 का भाग जाना शुरू होगा। 15 का भाग जाना शुरू कब होगा, जब संख्या 5 और 3 आएगी। 15 का मतलब 5 × 3 होता है, 5 और 3 किस में आएगी, फैक्टोरियल 5 में आएगी। तो यहाँ पर भाग 15 का पूरा पूरा जाएगा। मतलब अब इसके बाद में सभी संख्याओं में 15 का भाग जाएगा, क्योंकि 5 और 3 तो आएंगे भाई। फैक्टोरियल 5 में आ गया तो 6 में लिखेंगे तो 5 आएगा, 7 लिखेंगे तो भी 5 आएगा, 8 लिखेंगे तो भी 5 आएगा। मतलब आगे 5 तो सभी नहीं आएगा, 3 तो आएगा। इसलिए इसके बाद की सारी संख्याओं में 15 का भाग जाएगा। अब तक जो संख्याएं बची उनमें से आपको पता करना है, इनमें 15 का भाग नहीं जा रहा है। तो कौन कौन सी बची, पहले 1, दूसरे में 2, तीसरे में 6 और चौथे में 24। इन संख्याओं में 15 का भाग देके शेषफल ज्ञात करना। जहां पर 15 का भाग नहीं जा रहा है उन संख्याओं में ही आपको पता करना। तो 1, 2, 6, 4, 24, 6, 30, 2 32, 1 33, और 33 में किसका भाग देना है, 15 का भाग देना है। 33 में 15 का भाग देंगे, कितना शेष बचेगा, शेषफल 3 होगा। ये शेषफल 3, 30 में भाग जाएगा, 15 × 2 = 30, 3 शेषफल। प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा,
3 देगा। इस प्रकार के प्रश्न में शेषफल कितना होगा? 3। बिल्कुल आसान सा नॉर्मल सा प्रश्न है, ज्यादा कोई हार्ड प्रश्न नहीं है। फैक्टोरियल के प्रश्न अपन पहले पढ़ चुके हैं। एक थोड़ा सा मामला ये 2 अंकों वाला, इस प्रकार के प्रश्न नहीं आए पहले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, परीक्षा में आता है। इस एक प्रश्न को समझ लीजिए, बाकी अपने आप समझ में आ जाएंगे, सारे एक जैसे। इसके बाद 5-6 प्रश्न होंगे। ये 2 अंकों की संख्या और उसके अंक पलटने से बनी संख्या का योग 99 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? अब यह है कि 2 अंकों की संख्या माननी कैसे होती, मेन इंपोर्टेंट ये है कि 2 अंकों की संख्या कैसे और किस प्रकार मानी जाती है। 2 अंकों की संख्या में आपको इकाई अंक और दाई अंक मानना होता है, अलग अलग मानेंगे। इकाई अंक क्या है और दहाई अंक क्या? एक प्रश्न में समझ लीजिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। इकाई अंक मान लीजिए x है और दाई अंक मान लीजिए y। मान लिया कोई भी अंक मान सकते हैं। अब जैसे कि इकाई अंक जैसे 2 होता है और दाई अंक 5 होता है, और इससे यदि संख्या बनानी होती है तो संख्या बनाने के लिए ये होता है कि दाई का अंक 5 और इकाई अंक 2 का मतलब संख्या क्या? 52 है। संख्या क्या है? 52 है। ये संख्या 52 आई कैसे? 52 इस तरीके से आई कि जो दाई का अंक है 5, उसको गुणा किया 10 से और उसके साथ में जोड़ा गया कौन सा? इकाई अंक। 2 अंकों की जब भी संख्या बनानी हो तो दहाई के अंक को 10 से गुणा करना है और उसके साथ में इकाई अंक जोड़ना। ये 52 को कैसे बनाए? 5 को गुणा किया किससे? 10 से, कितने हुए? 50। अब इसके साथ में इकाई का अंक कितना? 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। इस तरीके से संख्या बनानी होती है। तो ये याद रखना, जो दहाई का अंक है उसको गुणा करना है किससे? 10 से, और उसके साथ में जोड़ना कौन सा? इकाई अंक। तो अपने जो x और y है इससे जो संख्या बनेगी 10y प्लस x। दाई का अंक y है और उसका किससे गुणा करेंगे? 10 से। 10 गुणा y मतलब 10y और इसके साथ में इकाई अंक ये x। ये हुई संख्या। इन अंकों से बनी संख्या कौन सी होगी? 10y प्लस x। फिर अंक यदि पलटते, एक ये भी समझ में, अंक पलटने का मतलब इकाई और दाई अंक आपस में चेंज हो जाएंगे। इकाई दाई अंक चेंज होंगे तो संख्या क्या बनेगी? 10x प्लस y। अंक पलट दो, इकाई और दाई का अंक चेंज कर दीजिए। भाई यहाँ पर जैसे ये 52 अंक पलटेंगे तो 25 होगा। 25 का मतलब जो ये 5 है इसकी जगह 2 आ जाएगा। 2 का किससे गुणा होगा? 20 से। 2 का 20 से गुणा, सॉरी 10 से। 2 का 10 से गुणा कितना हो जाएगा? 20, और उसके साथ में कितना जोड़ेंगे? ये 5 यहाँ आएगा तो 5 जोड़ेंगे। तो 2 गुणा 10 प्लस 5, 2 गुणा 10 20 और 5 जोड़ेंगे तो 25। अंक पलटने का मतलब आप इकाई और दाई अंक चेंज कर लीजिए, एक्स वाई आपस में चेंज हो गए तो ये अंक पलटने से बनी संख्या। अब बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं रखनी है। इस तरीके से इकाई अंक x फिक्स हो गया, दाई अंक y लिखेंगे, संख्या होगी 10y प्लस x। अंक पलटेंगे तो 10x प्लस y। ये 2 संख्या। अब इन संख्याओं का योग देख, योग 2 अंकों की संख्या और उसके अंक पलटने से बनी संख्या का योग 99। 2 अंकों की संख्या और उसके अंक पलटने से बनी संख्या का योग मतलब इन दोनों का योग करना। इनका योग 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y और बराबर कितना दे रखा है? 99। 2 अंकों की संख्या, अंक पलटने से बनी संख्या, इन दोनों का योग बराबर 99। ये 10y और एक ये y, 11y प्लस 11x और बराबर कितना? 99। तो यहां से 11 कॉमन आएगा, शेष बचेगा x प्लस y बराबर 99 और x प्लस y बराबर 99 में भाग देना किसका? 11 का, कितना आ जाएगा? 9। मतलब अंकों का योग x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और याद हो जाएगा बाद में, सीधे देख लेना। अब इस प्रश्न में इस तरह से यदि अपन योग करते हैं तो x प्लस y मतलब अंकों का योग, x प्लस y का मतलब अंकों का योग, अंकों का योग पूछा गया और अंकों का योग कितना आ गया? 9 आ गया। अब एक बात इसमें क्लियर याद रखनी है कि 2 अंकों की संख्या जब भी जिस प्रश्न में जरूरत हो यही होगी और अंक पलटने से बनी संख्या भी यही होगी और उसका यदि योग करेंगे तो भी ये होगा। तो इस प्रकार का जो योग होता है 2 अंकों की संख्या और उस अंक पलटने से बनी संख्या का योग हमेशा
ये लाइन ऐसे लिख लेना कॉपी में। दो अंकों की संख्या उसके अंक पलटने से बनी संख्या का योग हमेशा 11 से भाज्य होता है। किससे भाज्य होता है? 11 से, कि 11 कॉमन आएगा, ये 11 कॉमन हमेशा ही आएगा। और यदि 11 का भाग संख्या के योग में देते हैं तो अंकों का योग आ जाएगा। अंकों का योग जब भी प्रश्न आए इस प्रकार का आप सीधा कर सकते हैं। अंकों का योग बराबर संख्याओं का योग बटे 11। संख्याओं के योग में किसका भाग देना है? 11 का भाग देना, अंकों का योग आ जाएगा। जो संख्याओं का योग होगा उसमें 11 का भाग देने से किसका योग आ जाएगा? अंकों का योग। जब भी प्रश्न अंकों के योग का है सीधा 99 में आप 11 का भाग देते, अंकों का योग 99 आया, 11 का भाग दे दीजिए, कितना उत्तर आ जाएगा? 9 आ जाएगा, अंकों का योग 9। संख्याओं का योग दिया है, अंकों का योग ज्ञात करना है, आप ज्ञात कर सकते हैं। अंकों का योग दिया और संख्याओं का योग ज्ञात करना तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं, वापस 11 से गुणा कर लो। क्रॉस प्रश्न है, अंकों का योग देके संख्याओं का योग पूछे या संख्याओं का योग देके अंकों का योग पूछे, होता ये सूत्र है, अंकों का योग बराबर संख्याओं का योग बटे 11। इसको याद कर लेना, अंकों का योग बराबर संख्याओं का योग बटे 11। इससे आप दो अंकों वाली संख्याओं के सारे प्रश्न अलग कर सकते हैं। अभी और प्रश्न है, ये दो अंकों की संख्या व उसके अंक पलटने से बनी संख्या का अंतर 36। अब अंतर आता है तो संख्याएं तो वही होगी 10y प्लस एक्स और दूसरी होगी 10x प्लस वाई। बार बार संख्या इकाई अंक दाई अंक लिखने की जरूरत नहीं है, इकाई दाई अंक लिख के इस तरह से हल करेंगे। इकाई अंक x है, दाई अंक y है और संख्या 10y प्लस एक्स होगी और अंक पलटेंगे तो 10x प्लस वाई होगी। अब इनका जो अंतर होता है वो हमेशा 9 से भाज्य होता है। जैसे योगफल था 11 से भाज्य, वैसे ही संख्याओं का अंतर हमेशा किससे भाज्य होगा? 9 से भाज्य होगा। अंतर जो होगा संख्याओं का, ये 10y प्लस एक्स, इसमें से घटाना है 10x माइनस वाई, ये घटा लेते हैं और बराबर ये अंतर कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। तो 10y में से एक y जाएगा 9y और एक x में से 10x घटेंगे तो माइनस 9x और बराबर कितना? 36। यहाँ 9 कॉमन आएगा और y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो y माइनस एक्स अंतर है, y माइनस एक्स लिखो, x माइनस वाई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतर में ये है कि घटाया गया, बड़ी संख्या कौन सी छोटी कौन सी नहीं पता था, कोई सी भी घटा सकते। y माइनस एक्स लिखो, x माइनस वाई लिखो, कोई फर्क नहीं, अंतर ही है। और ये हो जाएगा 36 बटे 9 और 36 में 9 का भाग कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कि अंकों का अंतर कितना है? 4। अंकों का अंतर पूछा था, अंकों का अंतर कितना है? 4। तो इसमें भी एक लाइन, दो अंकों की संख्या उसके अंक पलटने से बनी संख्या का अंतर हमेशा 9 से भाज्य होता है। योगफल किससे भाज्य होता है? 11 से। और अंतर किससे भाज्य होता है? 9 से। अब इसमें अंकों का अंतर सीधा ज्ञात कर सकते हैं। अंकों का अंतर बराबर संख्याओं का अंतर बटे 9। संख्याओं का अंतर और बटे में 9। जब भी ये प्रश्न आए दो अंकों की संख्या का अंकों का अंतर पूछा है, संख्याओं के अंतर में 9 का भाग दो, संख्याओं का अंतर 36 है, 9 का भाग दो, 4 उत्तर आएगा। योगफल दे रखा होता है 11 का भाग दे दो, अंकों का योग आ जाएगा। अंतर दे रखा है, अंतर ही पूछा है तो आप भाग दे दीजिए 9 का, और योगफल देके योगफल पूछा अंकों का तो भाग दीजिए 11 का। अंतर हमेशा भाज्य होता है 9 से, योगफल हमेशा भाज्य होता है 11 से। दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट है, सीधे सीधे याद रख लीजिए। अभी तो और इसमें कई बड़ी समस्याएं बनती है। ये दो अंकों की संख्या व उसके अंक पलटने से बनी संख्या का योग 88 है तथा अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या क्या होगी? अंकों का योग, अब देखिए अंकों का योग मतलब x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 88 बटे 11। अंकों के योग का प्रश्न है। योग में आप अंकों का योग ज्ञात करने के लिए संख्याओं के योग में किसका भाग देंगे? 11 का। इससे जस्ट एक छोड़ के प्रश्न था वही, किसका भाग देना था? 11 का। संख्या मान के भाग 11 का ही देना है, तो फिक्स याद कर लीजिए। यहाँ से ये x प्लस वाई बराबर 11 का भाग 88 में कितनी बार? 8 बार। और दूसरा इसमें अंकों का अंतर दिया हुआ x माइनस वाई दिया हुआ कितना? 2।
x माइनस वाई 2 दिया हुआ है, x प्लस वाई 8 आ गया। ये ज्ञात कर लिया, ये दिया हुआ है। ये ज्ञात कैसे करेंगे? संख्याओं के योग में किसका भाग देंगे? 11 का, क्योंकि योग दिया हुआ 11 का भाग, अंतर दिया हुआ 9 का भाग। ठीक से याद करिए, योग में 11 का भाग, अंतर में 9 का भाग। अंतर से अंकों का अंतर आएगा, योग से अंकों का योग आएगा, तो ये अंकों का योग 8, अंतर प्रश्न में दिया x माइनस 2, संख्या ज्ञात कर लो, इकाई और दाई अंक आ जाएगा। इकाई दाई अंक कैसे आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 2, ये y और y कट जाएगा, x और x हो जाएगा 2x, 8 और 2 10, x बराबर 10 में 2 का भाग कितनी बार? 5 बार, तो y कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भाई दो संख्या है जिनका जोड़ 8 है, अंतर 2 है, 2 के अंतर से ऐसी संख्याएं बतानी जिनका जोड़ 8 होता, तो 5 और 3, 5 और 3 का अंतर 2 है, अंतर 2 है, जोड़ कितना हो रहा? 5 और 3 का 8 हो रहा, तो 5 और 3 होंगे। अब इकाई अंक कौन सा, अर्धाई अंक कौन सा, ये पता नहीं चलेगा, इससे एक बात ये क्लियर है, इस प्रकार के प्रश्न में इकाई अंक और दाई अंक का पता नहीं चलेगा। अंतर दिया हो तो ऐसे दे रखा होता ना कि इकाई अंक ये है, दाई अंक ये है, या इकाई अंक अंतर ज्यादा है तो कर सकते हैं। सीधा अंतर दे रखा है कि 2 है तो आप नहीं कर सकते। अब इसमें संख्या या तो 53 होगी या फिर 35 होगी, दोनों में से एक होगी, कौन सी होगी? इकाई अंक और दाई अंक अलग अलग डिफाइन नहीं है, तो संख्या क्या होगी? ऑप्शन में दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होगा, 53 या 35। अलग अलग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अगले प्रश्न होगा, इसमें नहीं, इसमें आप अलग डिफाइन नहीं कर सकते, संख्या कौन सी है, इकाई अंक कौन सा, तो ये 53 और 35 दोनों में से कोई एक हो सकती है। इकाई दाई अंक आपस में चेंज हो सकते हैं, कौन सी है वो आपको क्लियर पता नहीं सकता। अब यहां पता चलेगा, दो अंकों की संख्या उसके अंक पलटने से बनी संख्या का योग कितना है? 66 है, और इसके इकाई का अंक दाई अंक से क्या है? 4 अधिक। इकाई अंक दाई अंक से 4 अधिक, यहां से पता चल जाएगा इकाई अंक कौन सा है और दाई अंक कौन सा है, और संख्या कौन सी लिखनी होगी पता चल जाएगा। तो ये दे क्या रखा? योग दे रखा, योग दे रखा, अंकों का योग आ जाएगा, योग से अंकों का योग, अंकों का योग मतलब x प्लस वाई बराबर 66/11, तो ये 66 में 11 का भाग कितना आएगा? x प्लस वाई बराबर 6। अब प्रश्न में दे रखा इकाई अंक दाई अंक से 4 अधिक, इकाई अंक और दाई अंक का जो अंतर है वो कितना है? 4 है। कौन सा अधिक है? इकाई अंक ज्यादा है, इकाई अंक ज्यादा है, किससे? दाई अंक से। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, और उन दोनों का योग कितना है? 6। अंतर 4 है, योग 6 है, मतलब सीधे सीधे अंक देखें तो 1 और 5, 1 और 5 होंगे, 1 और 5 का जोड़ 6 होता, 1 और 5 का अंतर 4 है। अब 1 और 5 है, अब 1 और 5 में इकाई अंक कौन सा और दाई अंक कौन सा, यहां से क्लियर पता चलेगा। 1 5 से ऐसे नहीं कि संख्या 15 है 51 है, अब 15 51 में से पता चलेगा कौन सी संख्या। प्रश्न में लिखा है इकाई अंक दाई अंक से ज्यादा, इकाई अंक ज्यादा है, ये इकाई अंक ज्यादा है मतलब इकाई अंक है 5 और दाई का अंक क्या है? 1। इकाई अंक दाई अंक से 4 ज्यादा है, दाई अंक 1 होगा, इकाई अंक 5 होगा, तो इकाई अंक 5 वाली संख्या कौन सी है? 15। इकाई अंक 5 वाली संख्या कौन सी है? 15, तो इसका उत्तर क्या होगा? 15 होगा। 15 होगा कि 51, जैसे पहले वाले प्रश्न में 53 होगा, 35 क्लियर नहीं था, लेकिन यहाँ क्लियर है, 15 होगा कि 51 होगा, ये कंडीशन लिख रखी। अंतर लिखा होता तब पता नहीं कर सकते, लेकिन जब लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि इकाई अंक ज्यादा है, तो इकाई अंक ज्यादा है तो ये उत्तर, दाई अंक ज्यादा है तो ये उत्तर है। प्रश्न के अनुसार यदि डिफाइन किया है तो आप अलग अलग संख्या पता कर सकते हैं, केवल अंतर दिया है तो दोनों में से कोई एक होगी, पता नहीं कर सकते, तो यहाँ पर उत्तर कितना होगा? 15 होगा। ये बात क्लियर याद रखिए भाई, संख्याओं के योग में 11 का भाग देने से क्या आएगा? अंकों का योग आएगा, अंकों का योग मतलब x प्लस वाई होगा, ये x प्लस वाई। एक आध प्रश्न और हल करते हैं। ये देखिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 16, जब संख्या में 18 जोड़ दिए जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या क्या होगी? अब ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे सरल तरीका यह है कि आप ऑप्शन से कर लो, ये 4 ऑप्शन रहे, ठीक। पहली कंडीशन, अंकों का योग कितना है? 16, 9 7 16 हो रहा है, 6 8 14 नहीं हो रहा, ऑप्शन कट गया, 9 7 16 हो रहा है, 8 8 16 हो रहा है, तो एक ऑप्शन कट गया, 8 8 16 हो रहा है,
7 9 16 हो रहा है और 9 7 16। अब उसके बाद पहला ऑप्शन मतलब एक ऑप्शन काटने के बाद किससे काट दिया? अंकों के योग से। भाई संख्या में जो अंकों का योग है, अंकों के योग 9 7 16 हो रहा, 6 8 14 हो रहा, मतलब ये तो है नहीं। 9 7 ये भी 16 हो रहा, 8 8 ये भी 16 हो रहा, तो 16 3 अंक में हो रहा। तो अब इसके बाद दूसरी कंडीशन, जब संख्या में 18 जोड़ दिए जाते हैं तो अंक पलटेंगे। अब देखिए 97 में 18 जोड़ेंगे तो संख्या 3 अंकों की हो जाएगी, अंक पलटने की कोई गुंजाइश ही नहीं। 97 में यदि 18 जोड़ते तो संख्या कितने अंकों की हो जाएगी? 3 अंकों की, तो अंक तो नहीं पलटेंगे, कैंसिल। सेकंड ऑप्शन वैसे ही चला गया। थर्ड ऑप्शन 79 प्लस 18, अब इसमें 8 और 9 जोड़ेंगे 17, हासिल 1, 7 ने 1 8 ने 1 9, बिल्कुल अंक बल गए। ये बन 79 से 97, 9 7 से 7 9 समझो अंक पलटते हैं, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा 79 कि 79 में यदि अपन 18 जोड़ते हैं तो संख्या में अंक पलट जाएंगे। 7 9 में 18 जोड़ते ही 9 7 हो गया, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये 7 9। तो आ गया समझ में? 18 जोड़ने अंक पलटने चाहिए, 18 जोड़े इसमें, ये 18 जोड़े गए, 18 जोड़ने से 97 आया, 97 आया मतलब ये 7 9 से 9 7 हो गया, अंक पलट गए, अंक पलट गए मतलब ये अपना उत्तर है, क्या आ जाएगा? सी, ये इसका उत्तर है। इस तरीके से ये 2 अंकों वाली संख्याएं और इसके कुछ प्रश्न आपको हल करने होते हैं। चलो आज की क्लास में इतना ही है, बाकी अभी और भी क्लासें चलेगी जिसमें प्रश्नोत्तरी चलेगी, पूरा नहीं हुआ है, टॉपिक बहुत बड़ा है, पूरा डीपली पढ़ेंगे अपन, क्लियर सारे प्रश्न हल करेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास।